बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर जो हैं आजकल मैट्रेसेस बेच रहे हैं। झकास, अनिल कपूर भी यही कर रहे हैं। तो अनिल कपूर के कहने पर हमको मैट्रेस चुनना चाहिए। सो आप अनफॉर्चुनेटली अनिल कपूर के बेचने से सभी लोग मैट्रेस खरीद लेते हैं, पर कोई भी अपने डॉक्टर से जाके नहीं पूछता कि सर मैं कौन सा मैट्रेस या कौन सा पिलो यूज़ करूँ। पिलो और मैट्रेस के यूजेज की वजह से कई लोगों को नेक पेन और बैक पेन। और एक बहुत ही बड़ी मिथ और भी है, जो ये है कि बहुत सारे लोग ज़मीन पर सोते हैं दरी लगाकर। उनको ये बताया गया है, शायद पता नहीं कौन बताता है, कि आप हार्ड सरफेस पे सोइए, आपको किसी भी तरह का गद्दा यूज़ नहीं करना है जी। इतना सफ़र वो लोग क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा, ऐसा कहते हैं सर कि एक एज के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो हड्डियों को लगता नहीं। हमारी जो नेक है, उस नेक के ऊपर जो टोटल वेट है वो करीबन 4 to 6 kgs का है, जो हमारे हेड का है। ठीक। अगर हम 15 डिग्री टिल्ट करके किसी चीज़ को देखते हैं तो उस पर एडिशनल 4 kgs का वेट होगा। अब आपने देखा होगा कि जो लोग भी स्क्रीन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो अक्सर अपने मोबाइल को अपने वेस्ट पर रखते हैं और उनकी नेक की टिल्टिंग अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 डिग्री जी। ऐसे करके देखते 15 डिग्री टिल्ट करने से आपको 4 किलो एक्स्ट्रा आपकी नेक के ऊपर उठाना पड़ रहा है। तो अगर 60 डिग्रीज बेंड करके आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 24 से 26 किलो वजन आप अपने नेक पर एक्स्ट्रा रोज़ डाल रहे हैं। कितने घंटे? 4 घंटे। आप जब बच्चे की बुक्स को आपके बैग में प्लेस करते हैं तो जो बड़ी और भारी बुक्स हैं उनको आप पीछे की तरफ प्लेस करें। अच्छा। और जो छोटी बुक्स हैं और जो लाइट वेटेड बुक्स हैं उनको थोड़ा दूर पे। तो वो जो बड़ी बुक्स है वो आपकी बॉडी से लगी हुई होनी चाहिए। उससे आपके शोल्डर्स पर और आपकी स्पाइन पर थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है। बोन्स एंड द मसल्स दे आर लाइक अ साइकिल। अगर आप एक साइकिल को एक जगह खड़े कर देंगे और 15 दिन बाद आएंगे तो वो पूरी तरह से जाम हो चुके, जंग लग जाएगा, उसके सारे जोड़ जो है खराब, आपको जाकर के उसकी सर्विसिंग कराना। सिमिलरली हमारे बोन्स और मसल्स और जॉइंट्स, आप उनको स्ट्रेस पे ला दो, वो कुछ काम नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से स्पो के बैठ जाएंगे। लेकिन जो भी आप कैल्शियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें आपको मेक श्योर करना है कि साथ में कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम और K2 जरूर हो। क्या खड़े होकर पानी पीना घुटनों के लिए खराब है? डॉक्टर अंकित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दी नवनीत शो। थैंक यू सो मच। वो बॉलीवुड फिल्म का एक डायलॉग हुआ करता था पहले के टाइम पे कि अगर ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो इस डायलॉग की जो डर है उसमें कितनी इंपॉर्टेंस छुपी हुई है कि बहुत इंपॉर्टेंट। हड्डी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ की, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हड्डी इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आप सुबह उठने के बाद जब चलना चालू करते हैं, ब्रश करते हैं, डेली एक्टिविटी कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी आपको हड्डी और मसल्स की ज़रूरत है। अच्छा। तो आप हड्डी को इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसे ही आपने हड्डी को या हड्डी के डॉक्टर को इग्नोर करने की कोशिश करी तो वो आपको याद दिला देगी कि मैं हूँ। लोग सिर्फ दिल के डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं, दिल के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बॉडी को जो पूरा बैलेंस कर रहा है, संभाल रहा है, वो हड्डियां ही तो है। एग्जैक्टली। सो दिल के डॉक्टर से जो आपने बात बोली जी, अगर किसी एल्डरली व्यक्ति को हिप का फ्रैक्चर होता है और अगर एक एल्डरली व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, उन दोनों पेशेंट्स को नेक्स्ट 1 ईयर में सकम करने की या उनके एक्सपायर होने की जो चांसेस हैं, हार्ट अटैक आने वाले को 15% है, हिप फ्रैक्चर होने वाले को 20%। So can you believe that the mortality rate, the 1 year mortality rate of a hip fracture patient is more than a patient who has a heart attack in the last 1 year. Oh. So that is the importance of your bone, of your bones and your joints. कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है जो नहीं रख रहे हैं। तो अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो क्या अभी इंडिया में बोन हेल्थ एपिडेमिक देखा जाए? बिल्कुल, बोन हेल्थ एपिडेमिक इस समय इंडिया को बहुत बुरी तरह से ग्रस्त किए हुए है। एंड आपको यू विल बी शॉक्ड टू नो that recent study from AIIMS, a 2025 study from AIIMS, it has quoted that approximately 46 to 47% of the elderly people in India, they are suffering from joint pain and knee pain. And can you imagine that 2 out of 3 females of post-menopausal age group, elderly females, हम सब में घर में मम्मियाँ हैं, दादियाँ हैं, जी, 3 में से 2 महिलाएं उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। एंड टू मेक इट फर्दर फर्स्ट, उनको पता भी नहीं है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। अच्छा, एक्चुअली हो सकता है। सो उनको कब पता चलता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है? जब वो ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक हिप फ्रैक्चर या किसी और तरीके के फ्रैक्चर में लैंड अप कर चुके हैं। सो एज के साथ हमारी हड्डियां जो है वो वीक होती जा रही हैं। और वीक होने के साथ मैं हमेशा पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह जालीदार हो जाती है। हमारी जो नॉर्मल बोन है, इट्स क्वाइट डेंस, इट्स लाइक अ फर्म प्लाई। जैसे हड्डी हम जैसे घर का फर्नीचर बनाते हैं उस तरह हमारी हड्डियां फर्म
फॉर्म होती है, जी। लेकिन बढ़ती एज की तरह ये इतनी वीक होती जाती है कि जैसे आपने मधुमक्खी की छित्ते में छत्ता, जालियां हाँ, देखी हो, राइट राइट उस तरह की वीक और पोरस बोन्स हो जाती हैं। और आपने घर में अक्सर सुना ही होगा कि बाथरूम से खाली उठने में या जस्ट थोड़ा सा पैर स्लिप होने में किसी एल्डरली व्यक्ति को हिप फ्रैक्चर हो गया और दे लैंड अप इनटू। बहुत बहुत बड़े इश्यूज मेरे ख्याल से हम लोगों ने कई बार हम लोग के आसपास ही देखे हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करें, शुरुआत कैसे होती है इसकी और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, कैसे अपने परिवार के स्पेशली पेरेंट एज पर जब आते हैं तभी सारी प्रॉब्लम समझ में आती हैं, कैसे समझें इसको? सो ऑस्टियोपोरोसिस, अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी और पोरोसिस का मतलब है वीकनिंग। ठीक सो हमारी हड्डियों की कमजोरी एज के साथ, बढ़ती एज के साथ हड्डियों के कमजोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस सभी को होने वाला है, सभी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर, एवरी पेशेंट विल हैव ऑस्टियोपोरोसिस, बट कितना होगा ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। यस। जब हम जन्म लेते हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ना चालू होती है तो 25 इयर्स की एज के अप्रॉक्सीमेट हमारी पीक बोन मास अटेन होती है। हमारी हड्डियों की डेंसिटी 25 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो हम हमारी भाषा में ऐसे कहते हैं कि हमारी बोन का बैंक बैलेंस है। एग्जैक्टली। तो हमारी बोन का बैंक बैलेंस 25 इयर्स ऑफ एज पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। एंड फ्रॉम दिस एज 25 इयर्स ऑफ एज हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो एवरी ईयर इट गोज डाउन बाय 0.5%। ओके। सो हर साल हमारी हड्डियां 0.5% के हिसाब से घिसती जा रही हैं। लेकिन एल्डरली फीमेल्स में जब उनको मेनोपॉज आता है और उनके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस हार्मोनल बदलाव की वजह से मेनोपॉज के बाद में उनको हर साल 5% के आसपास बोन लॉस होना चालू होता है। तो अगर आप इमेजिन करें 25 से लेकर 45 तक, अगर आप 20 साल में आपको 10% बोन लॉस हुआ, लेकिन अगले 2 ही साल में आपको 10% बोन लॉस होगा। सो बाय द टाइम यू रीच 60 और मे बी 70 years of age, your bone is almost 70% depleted of all the mineral content. So 70-year-old female, she will just get up from the bed and she will land up into a fracture because she's not taken care of herself in the last 20-25 years. हाउ टू टेक केयर देन? सो ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे, अब आपका ऑब्वियसली अगर हमें ये पता करना है कि ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा जाए, पहली बात, और दूसरी बात, अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी हो चुका है तो हमें कैसे इसका टेस्ट, कैसे इसका पता लगाए। सो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए सबसे पहले तो अपनी पीक बोन मास में इन्वेस्ट करें। अब अपनी में तो नहीं कर सकते पर अपने बच्चों में कर सकते हैं। हाँ, तो हम अगर आज से हमारे बच्चों को कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स टाइमली दें, ओके, ग्रोइंग एज में, क्योंकि ग्रोइंग एज में बच्चों की हड्डियों की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम उनको सप्लीमेंट्स दें, उनकी डाइट को मेक श्योर करें कि वो बहुत ही ज़्यादा मैगी या फास्ट फूड वाली डाइट ना हो और उसमें एडिक्वेट मात्रा में कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हों, तो उनकी पीक बोन मास, उनका जो बैंक बैलेंस है 25 में, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड एक्सेप्ट फॉर द डाइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ रोल ऑफ वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज एंड प्ले, खेलना। आज की तारीख में आप कितने बच्चों को जानते हैं जो हमारे जैसे एज ग्रुप वाले, हम जब जाते थे, आपको याद होगा, हम स्कूल से वापस आने के बाद फर्स्ट थिंग हमारे हाथ में एक क्रिकेट का बैट होता था और हम 4 बजे कुछ ना कुछ खेल रहे होते थे, चाहे क्रिकेट खेल रहे होते, चाहे बैडमिंटन, कुछ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। राइट। आज की तारीख में न तो एडिक्वेट नंबर ऑफ ग्राउंड्स बचे हैं और ना बच्चे जाकर के स्कूल के बाद में फिजिकल एक्टिविटी उतनी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आर बिजी विद देयर लैपटॉप्स, देयर फोन्स। स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब हमारी बोन्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इन सब से, मसल्स की एक्टिविटी से हमारी ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हमारे बोन में बोन फॉर्मिंग सेल्स एक्टिवेट होते हैं और उससे हमारी बोन की डेंसिटी बढ़ती है। तो इसलिए हमें एक तो इन्वेस्ट करना है हमारी पीक बोन मास पे, हमारे बच्चों की, और एल्डरली एज में जाकर के जब हम पोस्ट मेनोपॉजल हो चुके हैं या हम एल्डरली एज में जब हमारा ऑस्टियोपोरोसिस तेजी से हो रहा है, तो उस समय भी हमें कुछ सप्लीमेंट्स की मदद से और कुछ बेसिक दवाइयों की मदद से अपने ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में की कोशिश करते रहना चाहिए। कोई फीमेल आफ्टर मेनोपॉज 40-45 के आसपास एज मान लें हम लोग, करेक्ट, कौन सी ऐसी रेगुलर मेडिसिन हैं जिनको उनको कंज्यूम करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी ने सुना और सबके घरों में है, वो है कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट। जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है। जी। सो कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही हमारी डाइट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का हमारी डाइट में रेगुलर कंजम्पशन होते रहना चाहिए। ठीक है। हमारे इंडियन सेटअप में वेजिटेरियन घरों में प्रोटीन की मात्रा डाइट में काफ़ी कम होती है। हमें टेक केयर करना है। अगर हम वेजिटेरियन, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, बट मेक श्योर दैट यू ईट समथिंग
something which has good protein. So eat soybean, eat almonds. पनीर का जो है कंजम्पशन करते रहे, दूध नियमित आप लेते रहें ताकि आपको कुछ प्रोटीन मिलता रहे, एंड एट द सेम टाइम आप विटामिन डी को भी आप कंज्यूम करते रहे इन द फॉर्म ऑफ सम सप्लीमेंट्स. ठीक है. ओके, तो उससे आपको एट द एज ऑफ बीनोपॉज आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो हो रहा है उससे फाइट करने में काफ़ी मदद मिलेगी. हम लोग विटामिन डी को लेकर लगातार ही बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स को लेकर लगातार बात कर रहे हैं. अब सप्लीमेंट्स में वेरिएंट्स है ना, कोई टैबलेट की बात करता है, कोई एक शैशे आता है उसको पानी में घोलकर, कोई इंजेक्शन के थ्रू भी बात करता है. विच वन इज द बेस्ट वन? सो दो चीज़ें हैं इसमें, जो एक तो विटामिन डी एंड सेकेंड इज कैल्शियम. मैं दोनों के बारे में आपको ठीक है. विटामिन डी जो होता है उसके 3 से 4 अलग अलग तरीके के अवेलेबल है मार्केट में. सबसे पहला है लिक्विड फॉर्म, जो कि बेस्ट होता है. लिक्विड फॉर्म शैशे में आ रहा है, सैचेट में आता है. उस पूरी उसको आपको ढक्कन को पीना, पूरा का पूरा सबसे बेस्ट वो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है. ओनली प्रॉब्लम है कि वो उसमें थोड़ा शुगरी होता है. डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और कैलोरी कॉन्शियस पेशेंट्स के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, बट देयर आर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल. सो लिक्विड फॉर्म ऑफ विटामिन डी व्हिच वी टेक वंस अ वीक इज द बेस्ट. नंबर 2 इज सैचेट फॉर्म व्हिच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म. उस सैचेट को आप डायरेक्टली कंज्यूम करना इज वेरी पॉसिबल. तो उसको आप कर्ड में, मिल्क में, पानी में किसी तरह से घोल करके उसको आप पीजिए. ठीक है. वो आपको बहुत चीपर भी पड़ता है, उसका एब्जॉर्प्शन डिसेंट होता है, वो भी आप चला सकते हैं. ठीक है. थर्ड इज सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स. सॉफ्ट जेल कैप्सूल छोटे से कैप्सूल आते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ऑयली बेस्ड होते हैं. उन कैप्सूल्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं. छोटे बच्चों में थोड़ी तकलीफ आती है क्योंकि बच्चे कैप्सूल्स को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और कुछ एडल्ट्स भी बोलते हैं कि हमें कैप्सूल कंज्यूम करने में तकलीफ आती है. तो सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी अच्छे हैं, बट लिक्विड इज द बेस्ट. सेकंड नंबर आई वुड से इज सॉफ्ट जेल एंड थर्ड इज सैचेट in terms of the bioavailability. So we should avoid injections? Injections are only to be given in patients who have very severe deficiency of vitamin D and only under supervision of a doctor. अगर आपको किसी डॉक्टर ने recommend किया है कि आप विटामिन डी का इंजेक्शन लगाएं तो ही आपको लगाना है. It's painful, it's fat soluble. So most of the patients we are able to manage with tablets, sachets and liquid shots only. In only very rare cases we require injections. Now we come to calcium. So this is vitamin D. So both are different. So calcium के भी 4-5 अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी डॉक्टर से ये पूछते ही नहीं कि सर कौन सा कैल्शियम खाना चाहिए. हम केमिस्ट से पूछते हैं, और केमिस्ट हमें वो वाला प्रोडक्ट देता है जो जिसके पास है, जो उसके पास अवेलेबल है, या जो उसको देना अच्छा कमीशन देता है. एग्जैक्टली. सो हम कभी हम डिस्कस नहीं करते सर कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, कैल्शियम एस्पार्टेट लेना है, कैल्शियम फ्रक्टोबोरेट लेना है, ये कैल्शियम साइट्रेट मैलेट लेना है. ये 4 अलग अलग तरीके के कैल्शियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. ठीक है. ओके. मैलिएट वाला जो प्रोडक्ट आता है वो ज़्यादा अच्छा है. कैल्शियम फ्रक्टोबोरेट इज वेरी गुड. ये दोनों और कैल्शियम एस्पार्टेट, ये सारे लेना उनके लिए सेफ है. उसमें लेकिन जो भी आप कैल्शियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें आपको मेक श्योर करना है कि साथ में कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम और K2 जरूर हो. सो आज ही घर जाकर आप अपने कैल्शियम की टैबलेट को चेक करें कि उसमें K2 है कि नहीं और मैग्नीशियम है कि. उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब हम कैल्शियम को लंबे समय तक कंज्यूम करते हैं तो कैल्शियम डिपोजिशन बोन में होने के अलावा आपकी आर्टरीज और हार्ट में भी हो सकती है और किडनीज में भी हो सकती है. एग्जैक्टली. सो हमें एट द सेम टाइम उसका फायदा तो चाहिए बट साइड इफेक्ट भी नहीं चाहिए. सो K2 एंड मैग्नीशियम व्हेन दे आर एडेड इन द कैल्शियम प्रोडक्ट, K2 एंड मैग्नीशियम दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन योर आर्टरीज, योर हार्ट एंड इन योर किडनीज. So there are products which have magnesium and K2 in the calcium tablet. ऐसे ही कैल्शियम हम रिकमेंड करते हैं. ब्यूटीफुल. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं जिनको शायद किडनी स्टोन्स होगी पॉसिबल. एग्जैक्टली. तो वो भी चाहते हैं बेचारे कैल्शियम कंज्यूम करें, पर कौन सा करें ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है. हम कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं. एक बहुत अच्छा आजकल एक चल रहा है जिसमें लेबल पढ़ने के ऊपर काफी जोर दिया रहा है. लेबल पढ़ेगा इंडिया. शायद आपने देखा ही होगा. मैंने नहीं देखा, बट थोड़ा सा बताएं प्लीज. सो लेबल पढ़ेगा इंडिया इज अ वेरी फेमस, आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा. एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं. एक उसमें आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप बिस्किट कंज्यूम कर रहे हैं, मैगी कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसके पीछे एक लेबल दिया हुआ है. उस लेबल पर सब कुछ लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं. पर हम कभी भी इतना कहाँ पढ़ रहे हैं, सीधे कंज्यूम. अब मैं आपको इस बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ. आप दूध रोज पीते हैं, घर में दूध तो रोज आता है. आपका डेयरी जो भी दूध का पैकेट आता है, क्या कभी आपने उस दूध के पैकेट के ऊपर पीछे घुमाकर देखा है कि 100 ml ऑफ मिल्क में कितना कैल्शियम होता है? नहीं देखा. क्या आपने कभी देखा कि 100 ml ऑफ मिल्क में कितना प्रोटीन होता है? नहीं देखा. मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से नो. सो 100 ml ऑफ मिल्क गिव्स यू अराउंड 120 milligram ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम एंड 3.5 grams ऑफ प्रोटीन. बट वी नेवर केयर अबाउट इट.
हाँ है कि नहीं, ऐसा होता है। Right, सो हमें right. अपने जो भी हम कैल्शियम को Consume कर कंज्यूम रहे कर रहे हैं, हैं, जो भी हाँ। हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, अपनी जी। बॉडी, हमारी बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द जी। ओनली थिंग दैट वी हैव इज आवर बॉडी, रेस्ट ऑल इज गोइंग टू बी हियर ओनली व्हेन वी गो। सो जो भी हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसका लेबल पढ़ना ज़रूर चेक करिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह वॉक के लिए, जॉग के लिए निकलते हैं। एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हम लोग ज़रूर देखते हैं कि दौड़ने के लिए कहाँ पर दौड़ें। सीमेंट की रोड पर दौड़ते हैं तो कहते हैं घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो क्या करे आदमी, कहाँ दौड़े? ग्राउंड्स पर दौड़े, ट्रेडमिल पर दौड़े? सो इसको मैं दो चीज़ों में डिवाइड करूंगा। जी। रनिंग ऑन ट्रेडमिल, वन इज रनिंग ऑन ट्रेडमिल। देयर आर पीपल हु लाइक टू रन ऑन लाइक मी हु ठीक है। रन ऑन ट्रेडमिल। एंड Treadmill. सेकंड वैरायटी, those who want to go for an outdoor run or walk, correct? Yes. So outdoor में it can be ground and it can be a cemented और डामर के रोड। डामर की रोड, ठीक है। So first of all I would say कि रोड पर, सीमेंटेड रोड्स पर दौड़ना इज नॉट गुड फॉर योर नी हेल्थ, फॉर योर जॉइंट हेल्थ ओवरऑल। ठीक है, ठीक क्योंकि दैट सरफेस इज वेरी हार्ड सरफेस एंड सी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 100%, करेक्ट? सो व्हेन यू आर बम्पिंग ऑन द रोड एंड देयर इज अ हार्ड सरफेस ऑन विच यू आर बैंगिंग द नी एवरी टाइम, ओके, सो उसका एक रिएक्शन फोर्स आपके नी को, आपके स्पाइन को, आपके हिप जॉइंट्स को, सारे जॉइंट्स को मिलने वाला है। एंड दैट रिएक्शन फोर्स इज गोइंग टू गो टू द नीज एंड उससे जो माइक्रो ट्रॉमा एवरी डे हो रहा है, सो फॉर एवरी हील स्ट्राइक देयर इज अ माइक्रो ट्रॉमा टू द नी। ठीक है। सो हमारे नी में एक बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, कुशन होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। जैसे आज हम और आप यहाँ बैठे हैं इस सोफे पर क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्टेबल कुशन है, इसलिए हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक बहुत ही हार्ड सरफेस होगी तो शायद हम आधे घंटे, 1 घंटे यहाँ नहीं बैठ पाए। सिमिलरली हम उस कुशन की वजह से एक लंबे समय तक चलना, उठना, बैठना, रनिंग करना, डे टू डे एक्टिविटी करना हमारे लिए संभव हो पाता है। जब हम रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा हार्ड सर्फेसेस पे रन करने की वजह से नी को देते हैं तो उस कार्टिलेज का डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है, और जब कार्टिलेज घिस जाता है और नी के दोनों सतह आपस में टकरा जाते हैं, उसी को हम नी आर्थराइटिस कहते हैं, और नी पेन उसी की वजह से स्टार्ट भी होता है। ठीक बात है। एग्जैक्टली। सो हमें डामर या रोड्स जो है सीमेंटेड रोड्स पर तो नहीं दौड़ना है। अब ट्रेडमिल और ग्राउंड पर दौड़ना दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है। ट्रेडमिल पर दौड़ने का फायदा ये है कि उससे आप एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, एक्सीडेंट्स, एलर्जेंस, उनसे बहुत सारे लोग बचते हैं। एलर्जिक होते हैं जैसे कि मैं हूँ जी। तो उन सब से आप बच सकते हैं। आप गर्मी, सर्दी, बरसात से बच सकते हैं। टाइम का आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप कभी भी एनी टाइम यू कैन रन। एग्जैक्टली। और वो आपको एक कंसिस्टेंट स्पीड पर दौड़ाता है। अगर आप बाहर दौड़ते हैं कुछ देर के बाद आपका पेस अपने आप कम हो जाता है, लेकिन ट्रेडमिल पर दौड़ते समय आपका पेस सही बनता है। और अभी जो रिसेंट ट्रेडमिल्स आ गए उसमें एक शॉक एग्जॉर्प्शन सिस्टम होता है। अगर आपके ट्रेडमिल पर नहीं है तो आपको वो ट्रेडमिल यूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें जब हम इम्पैक्ट करते हैं तो वो उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, उसकी वजह से वो नीचे आता है, एक सॉफ्ट लैंडिंग प्रोवाइड करता है। एंड जब हम हील वापस से स्ट्राइक करते हैं, लिफ्ट ऑफ करते हैं तो एक हार्ड सरफेस पीछे की तरफ होता है। ठीक है। सो ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ने से हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे दौड़ते हैं, तो ग्राउंड पे दौड़ने में क्या होता है, थोड़ा अनइवन सरफेस होता है, और उस अनइवन सरफेस पे दौड़ करके अपनी बॉडी को तुरंत वापस रिकवर करने से जॉइंट में एक प्रोप्रियोसेप्शन का एडवांटेज मिलता है जो ट्रेडमिल पे नहीं मिलता। So, हमारे नीज को और ज़्यादा ओवर द टाइम ट्रेन करके किसी भी अनइवन सरफेसेस पे रन करने, वॉक करने में, गिरने पड़ने से बचने में ग्राउंड जो है वो बहुत ही मददगार होता है। ठीक है। ग्राउंड की जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट होती है, कुशनिंग इफेक्ट देती है जिससे हमारा कार्टिलेज बचा हुआ रहता है। सो ग्राउंड इज वेरी गुड। इट गिव्स यू फ्रेश एयर, इट गिव्स यू सनलाइट, इट गिव्स यू योर डेली डोज ऑफ विटामिन डी आल्सो व्हिच ट्रेडमिल इज नॉट गोइंग टू। और आप एनीवे आप अपने ऑफिस में एसी में ही बैठे रहते हैं, ट्रेडमिल करते टाइम आप फिर एसी में जाएंगे। लेकिन आप जब ग्राउंड पर जाएंगे तो आप अच्छी ताज़ी हवा में सनलाइट के अंडर आप रन करेंगे। ठीक बात है। तो ग्राउंड का ये एडवांटेज है। बट ग्राउंड इज ऑल्सो प्रोन फॉर अनइवन सर्फेसेस की वजह से दे आर प्रोन फॉर एंकल एंड नी इंजुरीज। हमारे पास कई लोग आते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग वाले, पीएसएफ, आर्मी, पुलिस के जो कैंडिडेट, जो लोग लंबे समय तक रनिंग करते हैं जी, और जो अनइवन सर्फेसेस भागते हैं, उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, लिगामेंट इंजुरीज होती है, एंकल स्प्रेन्स होते हैं। दे आर वेरी कॉमन इन पीपल हु आर रनिंग ऑन देयर। सो यू हैव टू टाइट्रेट, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। बट एक्सेप्ट फॉर सीमेंटेड रोड्स आई वुड से बोथ आर गुड, व्हाटएवर सूट्स यू इज गुड। एनी रनिंग इज गुड। करना जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, डेली जाएं वो जरूरी है। आप रन ना भी कर पाए, मॉर्निंग वॉक करें, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक करें, वो भी बहुत अच्छा है। राइट। आप एक तेज गति में मॉर्निंग वॉक करके आते हैं जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा स्टिमुलेट होता है, 100 के करीब जाता है, आपकी मसल्स एक्टिव होती है, जॉइंट के लिगामेंट्स रिलैक्स होते हैं, जॉइंट की स्टिफनेस कम होती है, वो भी मोर देन इनफ है। बट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की। यस।
तो मॉर्निंग वॉक या जो मॉर्निंग जॉग है वो बोन डेंसिटी को कितना हेल्प करती है उसको सो बेहतर करने में? ऑल वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, ऐसी सभी एक्सरसाइजेस जिसमें हमारे शरीर का वजन हमारे घुटनों पर आता है, हमारी बोन्स पर आता है, स्पाइन पर आता है, वो सब हमारी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा करके नई बोन फॉर्मेशन में मदद करती है. ठीक है. सो मॉर्निंग वॉकर्स एंड रनर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टडीज जिसमें ये बताया गया है कि मॉर्निंग वॉकर्स और रनर्स की बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है. ओके. और एक मिथ जो मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इसमें, जो बोन मिनरल डेंसिटी की जो आपने मुझसे सवाल पूछा, जी. बोन मिनरल डेंसिटी आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल से पता नहीं की जा सकती है. अच्छा. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक में अपनी ब्लड कैल्शियम की रिपोर्ट लेकर के आते हैं और कहते हैं कि सर हमने कैल्शियम की जांच करवाई थी और वो तो नॉर्मल आई है, तो फिर हमें ऑस्टियोपोरोसिस है नहीं है. आपका ब्लड कैल्शियम लेवल और आपकी हड्डियों के ऑस्टियोपोरोसिस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो फिर वो कैसे चेक करें? सो देयर इज अ स्कैन कॉल्ड एज DEXA स्कैन. DEXA scan, dual energy X-ray absorptiometry. It's a very very simple scan. It can be done in only 5 to 10 minutes. It's like an X-ray only. तो आपको एक फ्लैट टेबल पे लेटाएंगे, 5 मिनट में आपकी बॉडी को स्कैन कर लेंगे, डिफरेंट पार्ट्स को, हिप को, स्पाइन को, और आपकी मिनरल कंटेंट को आपको 10 मिनट में पता चलेगा. एक स्कोर मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं और है तो कितना है. ठीक है. सो DEXA स्कैन ही आपको बता सकता है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो रहे हैं कि नहीं. ब्लड का कैल्शियम लेवल से कुछ नहीं पता चल रहा है. एग्जैक्टली. राइट. जो बच्चे वेट ट्रेनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी द राइट एज? सो द राइट एज इज समवेयर अराउंड 8 to 9 years. 8 to 9 8 से 9 साल से बड़ा बच्चा जेंटल वेट ट्रेनिंग कर सकता है. अब इसमें बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये रहता है, बहुत सारे पेरेंट्स आकर के पूछते हैं कि सर अगर मेरा बच्चा वेट ट्रेनिंग करेगा तो इसकी हाइट बढ़ना तो नहीं रुक जाएगी. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत सारे लोगों का ये गलत फहमी है कि वेट ट्रेनिंग करने से बच्चों की हाइट कम हो जाती है. ऐसा नहीं होता है. हमारे बोन्स की जो हाइट जो बढ़ती है, जो लंबाई बढ़ती है, वो फाइसिस, एक फाइसिस नाम का स्ट्रक्चर होता है बच्चों की हड्डी में, हमारी हड्डी में वो क्लोज हो चुका होता है. फाइसिस जो है हमारी बोन की लेंथ को बढ़ाने में हमारी मदद करता है. फाइसिस की स्ट्रेंथ जो है वो बायोमैकेनिकली स्टडीज में काफी बार टेस्ट की जा चुकी है, एंड इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट योर जेंटल वेट लिफ्टिंग इज नॉट गोइंग टू डैमेज योर unless and until you are doing some exercise in some बहुत ही एबनॉर्मल वे में, किसी गलत तरीके से आप लोड उठा रहे हैं तो ही प्रॉब्लम आएगी. या आपने किसी गलत तरीके से एक्सरसाइज में अपने आप को इंजोर कर लिया, आप गिर गए और आपको फ्रैक्चर हो गया और आपका फाइसिस डैमेज ही हो गया, तो आपको आपकी हाइट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. अदरवाइज वेट बेरिंग या वेट ट्रेनिंग से बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है. इसमें मेरा सिर्फ 2 ही रिकमेंडेशन हो रहा है. एक कि फिजिकली वेट्स उठाना जो एडल्ट्स जिम में करते हैं, उसकी जगह बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आर मच बेटर. जैसे चिन अप्स हैं, पुल-अप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, जिससे बॉडी वेट से ही हमारी मसल्स डेवलप हो रही है ना. चिन अप्स और पुल अप्स करते टाइम अपने बॉडी वेट से ही पुश करते हैं. सो वो वाली एक्सरसाइजेज जो हैं वो बच्चों के लिए बेटर हैं, अदर देन जस्ट गोइंग एंड पुलिंग अप डंबल्स. यस. ओके. एंड सेकंड, इफ यू रियली, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट करता है और अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा ट्रेनिंग भी, मेरी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती रहे, तो आप अपने बच्चे को किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट या किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के गाइडेंस में ही इसको करवाएं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द जिम्स, आई एम सॉरी टू से, बट मोस्ट ऑफ द जिम्स दे हैव ट्रेनर्स व्हिच आई एम नॉट श्योर दैट दे आर सर्टिफाइड ट्रेनर्स. ओके. सो एंड जिम रन्स ऑन द प्रिंसिपल कि हम पहले दिन गए और इतना वेट उठा ले कि तीसरे चौथे दिन से माना बंद करते हैं. मोस्ट ऑफ द जिम्स इसमें यही चलता है. जी. तो बच्चों की वेट ट्रेनिंग आप बिल्कुल करा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. 40 की एज के बाद वेट ट्रेनिंग करना ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं की तो शायद फिर आने वाले टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है. आप देखो, आपने जितने भी सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे, चाहे मेल सेलिब्रिटीज़ तो हम सब जानते ही हैं कि दे वर्कआउट, दे हैव, लेकिन फीमेल हमारी जितनी भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, सब फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं. दे हैव मेड श्योर दैट दे लुक 40 एट द एज ऑफ 60 इवन. होता है ना. क्यों? क्योंकि हम रेगुलर मसल ट्रेनिंग जब करते हैं, हमारी मसल स्टोन रहती है, तो हमें सार्कोपीनिया, जैसे मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस. सो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि बढ़ती एज के साथ में हड्डियों का कमजोर हो जाना. सिमिलरली हमारी मसल्स भी बढ़ती एज के साथ में कमजोर होती जा रही है. और मसल्स का भी वॉल्यूम, जो मसल्स का भी मास है, उनकी भी जो क्वालिटी, वो डिटीरियोरेट होती जा रही है, जिसे हम कहते हैं सार्कोपीनिया. ठीक है. सो सार्को इज मसल एंड पीनिया इज अगेन वीकनिंग. सो सार्कोपीनिया को अवॉइड करने के भी अगेन 2 ही तरीके हैं. हम अपनी मसल्स को एक्टिव रखेंगे, फिट रखेंगे, उनका यूटिलाइजेशन करते रहेंगे, तो वो मसल्स एक्टिव रहेंगी और एंड तक हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. 40 के बाद में हम सब के अंदर ऐसे चेंजेस होने लग जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट
और हमारे हार्मोन्स इस तरह से ऑल्टर होते हैं कि हम कम भी खाएं तो भी हमारा वेट गेन होता है। हाँ सो इट्स अ बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी क्लॉक 40 इयर्स के बाद में इस तरह से शिफ्ट करती है अपने आप को कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जो BMR होता है वो इस तरह से एडजस्ट होता है कि 2 रोटी खाने के बाद भी हम 4 से 5 किलो वेट पुट ऑन कर लेते हैं। हमारी मसल्स और वीक होने लग जाती है। जी तो फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंटल weight training, especially in females after the age of 40-45 when the menopause is setting in, वो बहुत ही हेल्पफुल है ऑस्टियोपोरोसिस और सार्कोपिनिया दोनों को प्रिवेंट करना। हाँ और जब हम 70-75 में होते हैं और जब हम अपने बेड से उठ करके वॉशरूम जाना और जो बेसिक काम भी करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे एल्डरली व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, वर्सेस आप कुछ देखेंगे कुछ 85, 75, 85 की एज में भी सारा काम कर रहे हैं। हाँ सो उन्होंने अपनी मसल्स को उतना टोन रखा है, एज के साथ में अपनी मसल्स को बना के रखा है, उनको डाउन नहीं जाने दिया। हाँ सो वो मसल्स को एक्टिव रखना हमारी जो मैकेनिकल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, दिस बोन्स एंड द मसल्स दे आर लाइक अ साइकिल। अगर आप एक साइकिल को एक जगह खड़े कर देंगे और 15 दिन बाद आएंगे तो वो पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, जंग लग जाएगा, उसके सारे जोड़ जो है खराब, आपको जाकर के उसकी सर्विसिंग करानी। सिमिलरली हमारे बोन्स और मसल्स और जॉइंट्स, आप उनको रेस्ट पे ला दो, वो कुछ काम नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से स्लो के बैठ जाएंगे। आप उनको रोज यूटिलाइज, अगर साइकिल को आप रोज चलाते रहते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिट रहते हैं। तो अगर आप अपने जॉइंट्स को भी, मसल्स को भी रोज यूज करते रहेंगे तो वो लंबे समय तक चलेंगे। राइट। तो आजकल बच्चे जो हैं बेचारे स्कूल जाते हैं बहुत भारी भरकम बैग्स के साथ में, तो उनके लिए ये बैग्स उनकी हड्डियों के लिए, उनके रीढ़ की हड्डी के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं? सो स्कूल बैग हैज़ बीन अ प्रॉब्लम सिंस वी वर किड्स। Fortunately now schools have come up with an idea that they have started कुछ बुक्स जो हैं वो वहीं स्कूल में आप छोड़ करके आ सकते हैं, और कुछ बुक्स जो है आप घर पे लेकर आए। पर स्कूल बैग के साथ में जो 3-4 चीज़ें जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी है, उनमें से एक है कि जो स्कूल का आपका बैग है उसका जो टोटल वेट है वो आपके बच्चे के टोटल वेट से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So if your child is weighing 40 kgs, okay, so 40 kgs का जो 15% है, which is around 6 kgs, जी, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आपके बस्ते का वजन नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे फैंसी बैग्स लाते हैं जिसमें 2 स्ट्रैप की जगह 1 स्ट्रैप होता है। सो 1 स्ट्रैप वाला जो सिंगल शोल्डर पे हम बैग लिफ्ट करते हैं, जी, दैट इज रॉन्ग, इट्स नॉट रिकमेंडेड। आपके पास 2 स्ट्रैप्स होने चाहिए, ठीक है, और वो स्ट्रैप्स भी अलग अलग वैरायटी के, फैंसी आजकल डोरियों जैसे स्ट्रैप भी आते हैं। जी जी जी। तो आपका सॉफ्ट कुशन वाला ब्रॉड स्ट्रैप होना जरूरी है, ठीक है। और आप जब बैग को हैंग करें तो 2 तरीके होते हैं। एक, आप बैग को पूरा लिफ्ट करके पास में हैंग करते हैं, और दूसरा बैग लटका हुआ होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बैग पूरा स्ट्रैप पूरा जो है पीछे है बैग पे, और बैग जो है वो तो बटक पे जा रहा है। जी जी जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। राइट। बैग को पूरी तरह से पीछे खींच करके रखना है, ताकि वो आपकी बॉडी से बिल्कुल बैग से चिपका हुआ हो, कंधे के पास लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है। आप जब बच्चे की बुक्स को आपके बैग में प्लेस करते हैं तो जो बड़ी और भारी बुक्स हैं उनको आप पीछे की तरफ प्लेस करें। अच्छा। और जो छोटी बुक्स हैं और जो लाइट वेटेड बुक्स हैं उनको थोड़ा दूर पे। तो वो जो बड़ी बुक्स है वो आपकी बॉडी से लगी हुई होना चाहिए। उससे आपके शोल्डर्स पर और आपकी स्पाइन पर थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया। आई एम श्योर पेरेंट्स उसको सुनेंगे, बहुत उनकी लाइफ में चेंज आएगा इसको सुनने के बाद। सो एक्सेस यूज़ ऑफ स्क्रीन या स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम बिताने का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं बोन हेल्थ पर? बच्चों के हिसाब से भी अगर देखा जाए, या जो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग भी बहुत सारा समय कंप्यूटर के सामने या मोबाइल पर बिता रहे हैं, कितना डेंजरस हो सकता है? स्क्रीन टाइम पर भी एक बहुत ही अलार्मिंग डेटा अभी रिसेंटली एक स्टडी में आया है, जिसमें ये पता लगा है कि एवरेज इंडियन व्यक्ति एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 4 hours and 5 minutes स्पेंड कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। राइट। और ये ग्लोबल एवरेज जो है उससे काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबली 3 to 3.5 hours के आसपास एक एवरेज व्यक्ति स्पेंड कर रहा है स्क्रीन के सामने, बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है। चेन्नई में अभी एक रिसेंटली स्टडी हुई है जिसमें पता चला कि 68% लोगों को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नोमोफोबिया फील हुआ। और नोमोफोबिया का मतलब है मोबाइल न होने का डर। अगर हमें 10 मिनट भी अपने मोबाइल से दूर कर दिया जाए तो हम अपने मोबाइल को ढूंढने लगते हैं बिना कारण। हाँ, एग्जैक्टली। कोई यूज़ नहीं, हम उस पर जबरनी टाइम खराब कर रहे हैं। जी जी। स्क्रीन के साथ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम स्क्रीन देख कर अपनी आंखें और अपने माइंड को तो गार्बेज भर ही रहे हैं, पर स्क्रीन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप
स्क्रीन देखते हैं आपका पोस्चर इतना ख़राब होता है कि आपकी नेक, आपके शोल्डर्स, आपके रिस्ट, आपकी फिंगर्स, आपके सारे जॉइंट्स को ख़राब करती है। जब हम सामने बैठ करके अगर किसी भी व्यक्ति के अगर हमारे नेक जो होती है, हमारी जो नेक है, उस नेक के ऊपर जो टोटल वेट है वो करीबन 4 to 6 kgs का है, जो हमारे हेड का है। ठीक ठीक। अगर हम 15 डिग्री टिल्ट करके किसी चीज़ को देखते हैं तो उस पर एडिशनल 4 kgs का वेट और आता है। ओह अब आपने देखा होगा कि जो लोग भी स्क्रीन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो अक्सर अपने मोबाइल को अपने वेस्ट पर रखते हैं और उनकी नेक की टिल्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 डिग्रीज होती है। जी, ऐसे करके देख 15 डिग्री टिल्ट करने से आपको 4 किलो एक्स्ट्रा आपकी नेक के ऊपर उठाना पड़ रहा है। तो अगर 60 डिग्रीज बेंड करके आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 24 से 26 किलो वजन आप अपने नेक पर एक्स्ट्रा रोज डाल रहे हैं। कितने घंटे? 4 घंटे। सो ओवर टाइम आपको नेक पेन, नेक मसल की सोरनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा। हाँ प्लस सर्वाइकल स्पाइन के इश्यूज आने के बाद में हमारे जो शोल्डर्स हैं वो पूरे टाइम इस तरह से ड्रूप करके रहते हैं। जब हम मोबाइल चलाते हैं पूरी तरह से शोल्डर्स नीचे बिल्कुल। हाँ तो शोल्डर की प्रॉब्लम, शोल्डर पंप निकल जाना। उसके बाद में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे हैव स्टार्टेड हैविंग कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें हमारी एक्सेसिव स्क्रीन और लैपटॉप्स के यूजेस की वजह से हमारी नर्व कंप्रेशन होकर के उंगलियां सुन्न होने लग जाती है। तो ये सारे केसेस हम पहले शायद 2-4 दिन में एक बार देखते थे, अब एक दिन में 2-2, 3-3 बार देखने मिल रहे हैं। ओह बहुत सारे लोगों को टेक्सटिंग थंब की परेशानी चालू हो गई है। ये क्या ज़्यादा टेक्स्ट करने की वजह से उनके जो थंब की मसल्स होती हैं, जिसको हम डी क्वर्वन स्टीनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में, वो मसल्स सोर हो जाती हैं और दे टेक ऑलमोस्ट 3 to 4 months टू रिकवर। ओह माय वो गॉड। टेक्स्ट करते करते दे आर यूजिंग द मसल्स एब्रप्टली, इतना यूज़ कर रहे हैं कि वो सोर हो गई है। सो ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ज़्यादा लैपटॉप का यूजेज और लंबा कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठने का ये साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बीच में आर माधवन ने बड़ा अच्छा एक वीडियो में ये कहा था कि अगर आपके अंगूठे को अगर आप ऐसा रख कर देखें और आप ऐसे यहाँ पे एक डिप आ रहा है तो आप मोबाइल एडिक्ट हैं। हैं अनफॉर्चुनेटली हम सब मोबाइल एडिक्ट हैं। हाँ सही बात है। कुछ कम है और कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा है। लेकिन हमें इससे बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ के साथ में हमारी फिजिकल हेल्थ को भी काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोग मोबाइल पे तो 4-5 घंटे हैं ही, साथ में हम लोग लैपटॉप पर भी काम कर रहे हैं। सो जैसे मेरा जॉब तो कॉर्पोरेट जॉब नहीं है, इसलिए मैं अभी तक उस चीज़ से बचा हूँ। बट जो लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में जिनका काम ही लैपटॉप पर बैठना है, तो लैपटॉप और घर आकर के वो टीवी और फोन की स्क्रीन भी चला रहे हैं जी, तो उन लोगों के लिए तो बड़ा डेंजरस है, राइट। सो कॉर्पोरेट में लगातार बैठकर जॉब करना एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल एक नई टर्म निकल कर आई कि आप कुछ ऐसा सेटअप तैयार करें कि वहाँ पर कोई अगर खड़े होकर काम करना चाहता है 1 घंटा 2 घंटा तो वो भी किया जा सकता है। कितना ठीक है? सो ये जो चीज़ आप कह रहे हैं इसको कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। मतलब आपकी वर्क प्लेस पे आपके बैठने या खड़े रहने जो भी आप काम करते हैं उसकी जो सेटिंग है उसको इस तरह से करें कि आपकी जॉइंट पेन, आपके बोन्स, जॉइंट सभी के लिए वो अच्छा रहे। सो कॉर्पोरेट ऑफिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बैंक्स में या किसी भी ऑफिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें 8 से 10 घंटे एक जगह एक ही चेयर पर बैठना होता है। और किसी को इस चीज़ की चिंता नहीं कि हम जिस पे बैठ रहे हैं 8 से 10 घंटे वो कैसी है, वो चेयर कैसी है, वो टेबल कैसी है। हाँ, जो कंपनी दी थी उसमें बैठे हम, उसमें बैठे हम। सो हमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें का ध्यान रखना है हमारी चेयर और टेबल को लेकर के। ठीक है। सबसे पहला जो आपकी चेयर है उसके अंदर एक लंबर सपोर्ट होना कंपलसरी है। लंबर सपोर्ट का मतलब होता है जो हमारा लोअर बैक है, हमारी जो स्पाइन होती है उसमें नेक और लोअर बैक में नेचुरल कर्वेचर होता है। ठीक है। वो नेचुरल कर्वेचर को जब तक हम बैठते टाइम सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो नेक हो चाहे वो लोअर बैक हो, हमारी स्पाइन जो है वो सोर होने वाली है। ठीक है। तो आपकी जो चेयर है उसमें लंबर सपोर्ट है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है देखना। आप जब भी बैठे, चाहे आप लैपटॉप वर्क करें या डेस्क वर्क करें या फाइल वर्क करें जी, आपका बैक जो है वो टोटली हमेशा सपोर्टेड होना जरूरी है। आप आगे झुक करके काम करके बिना किसी बैक सपोर्ट के अगर आप लंबे समय बैठेंगे तो आपकी स्पाइन में इश्यूज स्टार्ट होने वाले। ओके, सो 1 is to have good support, सेकंड लंबर एंड सर्वाइकल सपोर्ट आपकी चेयर में होना चाहिए। थर्ड, आपके जो चेयर है उसकी हाइट आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो भी पा रही कि नहीं। हर चेयर आपके लिए नहीं बनी हुई है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो आपकी जो चेयर है उसकी हाइट एडजस्टेबल हो। ठीक है। ओके, नंबर 2, आपकी जो आर्म रेस्ट है उसकी हाइट भी एडजस्टेबल होनी जरूरी है। ओके, सो आर्म रेस्ट इतना एडजस्टमेंट करना है कि आप जब बैठे रहें तो आपके जो एल्बोज हैं वो 90 डिग्रीज फ्लेक्स्ड होने चाहिए। आपके एल्बोज जो है वो आपकी चेयर के ऊपर इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, ना कि और तो ऊपर सीधे होना चाहिए या बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो टेबल है उस पर आपका जो लैपटॉप है या जो भी आप यूज करते हैं फाइल से, वो आपकी आई लेवल से मैच होना जरूरी है।
ठीक है, अगर आपने नीचे एक फाइल को रख दिया और आप इस तरह से नेक टिल्ट करके बैठेंगे तो अगेन आपके नेक पर ज़्यादा जोर जोर आ रहा है, राइट। ओके। सो आपका स्क्रीन या फाइल, तो आप एक वेज शेप, एक पटिया या कोई भी अरेंजमेंट अपनी टेबल पर ऐसा करें जिससे आपको फाइल या आपका लैपटॉप आपकी आई लेवल पर आ दिखाई दे। आपकी सारी इश्यूज जो है आपके ऑफिस के वो खत्म हो जाएंगे। आपकी ब्यूटीफुल। टेबल की हाइट भी ऐसी हो कि आपको आप जब एल्बोज वहां पर टिक करके बैठे तो वो 90 डिग्रीज आपके एल्बोज होना चाहिए। आपको जो सामने जो स्पेस मिली हुई है वो इतनी हो कि आप पैर लंबे करके इजीली बैठ सके। जब हम पैरों को एक्सेसिवली बेंड करके बैठते हैं हमारे नीज में, थाइज में, सब में स्पाज्म आता है, काफ में मसल्स को पेन होता है, तो हमारे पैर लंबे खुले हुए रहना चाहिए बैठते टाइम। इतनी स्पेस आपकी डेस्क में होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज ergonomic सिटिंग। ergonomic सिटिंग। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स वाले देख रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिक फैसिलिटी ज़रूर तैयार करके रखें अपने ऑफिस में। अच्छा, ऐसा कहते हैं सर कि एक एज के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो हड्डियों को लगता नहीं है। ये अगेन इस पे मेनका गांधी जी का एक बड़ा फेमस वीडियो अभी वायरल हुआ था जो इससे रिलेटेड ही है। वो अच्छा। भी 2024 का आई थिंक एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा था कि दूध पीने वालों का ब्लड का कैल्शियम लेवल कम आता है या दूध पीने वालों को कैल्शियम कम रहता है। अच्छा। और ये जो आपने, ये भी मैं कई बार सुन चुका हूँ कि एक एज के बाद में दूध पीना मत पियो क्योंकि दूध पीने का कोई फायदा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। दूध पीने से हमें काफ़ी हद तक हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी मिलता है। जो मेनका गांधी जी ने कहा था जी कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड जो दूध में हमें हमारी डाइट में मिलता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी कैल्शियम को रिलीज करती है और वो लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ब्लड में दूध में लैक्टिक एसिड काफ़ी कम मात्रा में होता है और सिर्फ सिलेक्टेड लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है और लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उनमें ये मैकेनिज्म प्ले करता है। वो नंबर छोटा होगा बहुत। हम सब लोगों में लैक्टेज एंजाइम होता है। हमें लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बोन्स को गलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए उनका जो एंगल है वो शायद इसलिए है क्योंकि वो एक एनिमल फ्रेंडली है। बट बोन्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए मिल्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी। डू नॉट इग्नोर द कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मिल्क के साथ में ही जुड़ा हुआ है पनीर, मिल्क के साथ ही जुड़ा हुआ है कर्ड जिसमें हमें बहुत अच्छा विटामिन डी मिलता है, बहुत अच्छा क्वांटिटी में कैल्शियम मिलता है। और कर्ड का एक एडेड एडवांटेज ये है कि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे जॉइंट्स के लिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं हमारी गट में पहुंच करके हमारे गट में एक ऐसे बैक्टीरियाज को बढ़ावा देते हैं जो हमारे सारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। प्रोबायोटिक की मदद से जॉइंट पेन को कम किया जा सकता है। तो दही तो रोज खाना है। प्रोबायोटिक जरूर होना चाहिए। दही तो हमें रोज ही खाना है, चाहे वो सर्दी हो बरसात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को फूड एलर्जीज होती है, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो मरीज होते हैं, क्योंकि जो हमारे जॉइंट का घिसना है वो कॉमनली जो जिसकी बात आज हम कर रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है। एक स्पेशल सबसेट ऑफ आर्थराइटिस होती है जो 5 से 10% लोगों में होती है, जो इन्फ्लेमेटरी टाइप की आर्थराइटिस, जो गठिया बात जैसा हमने देखा है, किसी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, आपने नोटिस किया होगा। जी बिल्कुल। उन पेशेंट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर फूड से रिलेटेड एलर्जीज होती हैं या उनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है कि उनको दही या पर्टिकुलर दाल किसी फूड प्रोडक्ट से उनके जॉइंट पेन बढ़ते हैं। एंड दे कम टू नो विद टाइम बिकॉज दे आर अंडर ट्रीटमेंट। उनको पता होता है कि ये खाने से मेरा जॉइंट पेन बढ़ता है, एक्सेप्ट फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु हैव दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्थराइटिस। बाकी सभी लोगों के लिए दही एंड डेयरी प्रोडक्ट्स शुड बी कंज्यूम एवरी डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट। हाँ, ग्रेट। अच्छा, बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने 60s एंड 70s में भी कमाल कर रहे हैं, लाइक मिलिंद सोमन हम लोगों के सबके रोल मॉडल बने हुए हैं। उनकी मम्मा भी एक रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, है ना? तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम अपने पेरेंट को किसी तरह से हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस अभी से करने या कुछ इंट्रोड्यूस करें ताकि वो भी इस एज में वैसे रहे? सो मिलिंद सोमन और उनकी मदर का आपने जो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसमें मिलिंद सोमन और उनकी मदर दोनों साथ में रस्सी कूद रहे हैं। जी। शी इज एन 86-year-old फीमेल एंड शी इज एबल टू स्किप। यस। रस्सियां कूदना इज नॉट बहुत टफ है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। यस। उसमें आपको बैलेंस चाहिए, पोस्चर सही होना चाहिए, स्पीड चाहिए, मसल्स की अच्छी पावर चाहिए। सो अगर 86-year-old व्यक्ति अगर रस्सी कूद पा रहा है तो वो एक दिन में तो नहीं कर पा रहा है, वो लगातार की शी हैज बीन डूइंग दैट सिंस अ लॉन्ग टाइम। राइट। वो वॉक कर पा रही हैं, रनिंग कर पा रही हैं शायद, और वो मस्कुलर एक्टिविटी, वेट ट्रेनिंग वगैरह ये सब भी कर रही है। राइट। तो अगर हम
शुरू से इस चीज़ की आदत डालेंगे तो हम एल्डरली एज में इतना फिट हो पाएंगे। हम्म, और एल्डरली एज में हम अगर पहले से ध्यान नहीं देंगे तो एल्डरली का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, द जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद एल्डरली स्पेशली फीमेल्स इज हिप फ्रैक्चर। हम्म, और हिप फ्रैक्चर का एक और डेटा जो अभी रिसेंटली एम्स की एक स्टडी में पब्लिश हुआ है वो ये है कि अभी 2025 में द एनुअल इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर इन एल्डरली इज अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख। आज एक साल में 2025 में 4 लाख लोगों को हिप फ्रैक्चर होने की संभावना है, होंगे, ठीक है। करेक्ट। लेकिन जब भारत की आज़ादी को 100 साल कंप्लीट होंगे आज से कुछ 25 साल बाद, जी। हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से 1.88 बिलियन जाने वाली, इट इज नॉट गोइंग टू डबल, बट हिप फ्रैक्चर का इंसिडेंस डबल होने वाला है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख पीपल आर गोइंग टू सफर हिप फ्रैक्चर बाय द टाइम इंडिया विल कंप्लीट 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047। तो जब पॉपुलेशन डबल नहीं हो रही है तो फिर हमारे हिप फ्रैक्चर का इंसिडेंस क्यों डबल हो रहा है? हड्डियां, भारत की हड्डियां इतनी कमजोर क्यों हो रही हैं? सो इसका जो मेन रीजन है वो है अवेयरनेस की कमी। हमें पता ही नहीं है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर ध्यान देना है कम एज से। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर डाइट, दे आर नॉट कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स। हमारी मेंटेलिटी अभी वही है कि डॉक्टर साहब दवाई तो मैं लेती ही नहीं हूँ। डॉक्टर साहब दवाई के अलावा आप कुछ और नुस्खे बता दीजिए जी। तो ये दवाइयाँ, हम कुछ ऐसी दवाइयाँ नहीं है ये दवाइयाँ, इनको दवाइयाँ समझना ही नहीं। दे आर सप्लीमेंट्स, दे आर फोर्टिफाइड वाइटामिन्स। अगर आप बहुत सारा दूध पियेंगे, बहुत सारा कर्ड खाएंगे, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे कंज्यूम करेंगे जिससे आपको कैल्शियम विटामिन दे, एक टैबलेट में एक फोर्टिफाइड सप्लीमेंट में सब कुछ हो जाएगा। इसलिए उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट हम लेने से कतराते हैं। हमारी जनरल मेंटालिटी है कि हमें दवाइयों से दूर रहना है, जबकि वो दवाइयाँ नहीं हैं। एग्जैक्टली राइट। तो एक चीज़ मुझे बताएं कि मैग्नीशियम की हम लोगों ने बात की थी लेकिन वो छूट गया था कहीं पे। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सो मैग्नीशियम का जो मैंने बताया, दो बात। एक बात तो जो मैंने ऑलरेडी बताई कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स जब कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में ऐड किए जाते हैं तो ये हमें बोन्स के साथ में किसी दूसरी जगह कैल्शियम डिपॉजिट ना हो जाए उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। एक बहुत ही और अच्छा रोल मैग्नीशियम का ये है, वो है हमारे पीसफुल स्लीप में, हाँ, जो मिस किया गया है। जी। कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है उसका रोल है, हम बहुत सारे लोगों को आप देखना ये कंप्लेन के साथ में आते हैं कि रात में हमारे पैर जो हैं वो कुलते रहते हैं। हाँ, जैसे हमारी टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हाँ, हाँ, ओके, रात में पैरों के काफ के मसल्स में डिस्कम्फर्ट फील होना और उसकी वजह से नींद ना आना। एंड समटाइम्स इट इज द अदर वे अराउंड ऑल्सो। कुछ लोगों को नींद की थोड़ी इश्यूज होते हैं, बहुत एंग्शियस पर्सनैलिटी है, उनको नींद कम आती है, दिन भर की चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं और उनको नींद नहीं आती, और नींद ना आने की वजह से भी रेस्टलेसनेस लेग में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड ठीक है। एंड दे व्हेन दे कम टू अस दे डोंट टेल अस दैट दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, या उनको एंजाइटी इशू है या वो सो नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से पैर में तकलीफ। जी। बट मैग्नीशियम हैज बीन फाउंड टू बी वेरी गुड फॉर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एंड अ साउंड स्लीप। एक चीज़ और दिमाग में आती है कि जब हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर जो हैं आजकल मैट्रेसेस बेच रहे हैं, झकास अनिल कपूर भी यही कर रहे हैं। तो अनिल कपूर के कहने पर हमको मैट्रेस चुनना चाहिए? So, आप अनफॉर्चुनेटली अनिल कपूर के बेचने से सभी लोग मैट्रेस खरीद लेते हैं, पर कोई भी अपने डॉक्टर से जाके नहीं पूछता कि सर मैं कौन सा मैट्रेस या कौन सा पिलो यूज़ करूँ। पिलो और मैट्रेस के यूजेज की वजह से कई लोगों को नेक पेन और बैक पेन होता है। और एक बहुत ही बड़ी मिथ और भी है जो ये है कि बहुत सारे लोग ज़मीन पर सोते हैं दरी लगा कर। उनको ये बताया गया है, शायद पता नहीं कौन बताता है, कि आप हार्ड सरफेस पे सोइए, आपको किसी भी तरह का गद्दा यूज नहीं करना है जी। इतना सफर वो लोग क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो। कहाँ से जमीन पर दरी पर सोते हैं जी, और वो मुझे आकर बड़े प्राउडली बताते हैं इस बात हम तो जमीन पे मैं तो सर दरी पे सोता हूँ जमीन पर। और उसकी वजह से इतने प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनकी बॉडी में, इतने मसल ट्रिगर्स, इतने ज्यादा फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस बढ़ गए इसकी वजह से, क्योंकि वो एक हार्ड सरफेस पे सो रहे हैं। सो मैट्रेस का जो आपने पॉइंट रेस किया है, पहली बात तो हमें पता ही नहीं कि मैट्रेस कितने टाइप के आते हैं। ठीक है। सबसे पुराना और जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने बचपन में हम सब ने देखा है वो एक स्प्रिंग मैट्रेस। ठीक बात है। जिसमें बड़े बड़े से स्प्रिंग लगे होते थे, जो टोटली ऑब्सोलेट हो चुका है, उसका स्प्रिंग कुछ दिन में खराब हो जाता है और वो बहुत ही नॉइजी और बड़ा ओल्ड फैशन है, तो खत्म हो गया। नंबर 2 आया कॉयर मैट्रेस, जिसमें आपने देखा होगा जूट का या कोकोनट के उससे बना हुआ। एग्जैक्टली, तो वो कॉयर मैट्रेस भी कुछ दिनों के बाद में पूरी तरह से बैठ जाता है। ठीक है। कॉयर मैट्रेस में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो कॉयर मैट्रेस भी अब धीरे धीरे दीमक वगैरह भी लगती है, सो इट्स नाउ कम्प्लीटली आउट। डस्ट भी काफी एब्जॉर्ब कर जी। एग्जैक्टली।
थर्ड अब जो चल रहा है वो है मेमोरी फोम के मैट्रेस जो पॉलीयूरिथेन से बने होते हैं। जी ओके, सो पॉलीयूरिथेन के मैट्रेस अभी आप किसी भी एक अच्छे स्टोर पर जाएंगे तो आपको जो मैट्रेस दिखाने वाला है वो है यही होगा। पॉलीयूरिथेन का मेमोरी फोम का मैट्रेस। ठीक है। तो मेमोरी फोम के मैट्रेस 3 तरीके से आते हैं, एक सॉफ्ट वाला, एक मीडियम डेंसिटी का और एक हाई डेंसिटी का। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दे वुड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। वो ऊपर की लेयर जो है 45 mm की है, 35 mm की, वो तो आपको अच्छी एक हाई डेंसिटी फोम की देंगे। बीच में वो अगेन कुछ और मटेरियल यूज करेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आप मैट्रेस यूज करने वाले हैं आप पूछें उससे कि ये पूरा का पूरा जो है ये हाई डेंसिटी या फॉर्म पॉलीयूरिथेन से बना हुआ है, एटलीस्ट 45 mm ऑफ थिकनेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मैट्रेस होना चाहिए। ठीक है। और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा फर्म हो, मीडियम डेंसिटी का पॉलीयूरिथेन उसमें यूज होना चाहिए। ठीक है। ओके। और इसके बाद अब जो लेटेस्ट और आ गए वो है लेटेक्स मैट्रेस। अच्छा। जो अभी हमारे यहाँ पर चलन उसका थोड़ा कम है। ठीक है। बट वो ब्रीदेबल है, ड्यूरेबल है और वो हाइपो एलर्जन होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट होती है, वो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेटे हैं। लेटेक्स वो लेटेक्स नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो लेटेक्स अलग होता है और इसमें जो लेटेक्स यूज किया जाता है वो थोड़ा अलग। ओके, ठीक है। सो लेटेक्स मैट्रेस आर द लेटेस्ट वंस एंड दे आर द बेस्ट। Now when it comes to pillow, so one is your mattress and second is your pillow. तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि नेक पेन हो रहा है सर मैं कौन सा पिलो यूज करूं, तो सबसे पहला सवाल मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप किस पोस्चर में सोते हैं, पहले मुझे ये बताइए। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग पोस्चर, कुछ लोग जो हैं वो सीधे सोने की आदत है, ठीक है, कुछ लोगों की करवट में सोने की आदत है, और मेरे जैसे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट के बल पे सोते हैं, प्रोन स्लीपिंग। जी जी जी। इन तीनों को एक पिलो के साथ में हम नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली। सो जो सीधे सोते हैं, जिन लोगों की सीधे सोने की आदत है, उनके लिए कंटूर पिलो आता है। ठीक है। तो वो पिलो ऐसा होता है कि जिसमें बीच में तो कुछ गैप होती है और साइड जो है वो लिफ्टेड होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम उस पर लेटते हैं तो जो हमारी नेक और जो हेड है वो उसमें बीच में जो स्पेस होती है उसमें उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, और जो साइड्स है उन दोनों साइड्स को एलिवेटेड रखा होता है ताकि हमारी नेक कहीं इधर उधर टिल्ट ना हो और स्टेबल पोजीशन में हम बढ़िया नींद निकाल सकें। अगर आप एक स्लाइड स्लीपर हैं, अगर आप करवट में सोते हैं जी, तो उसके लिए एक अलग तरीके का मैट्रेस आता है जिसमें पीछे का हिस्सा जो होता है वो नीचे होता है और हमारे नेक के पास का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा एलिवेटेड रखा जाता है। ठीक है। ताकि जब आप साइड में सो रहे हैं तो इस पोर्शन ऑफ द नेक को पूरी तरह से सपोर्ट, एक फ्लैट पिलो उसमें कुछ ही काम का नहीं। ठीक है। और अगर आप प्रोन सोते हैं तो आप बिना किसी मैट्रेस के भी, बिना किसी पिलो के भी सो सकते हैं। मैं वही पूछने वाला था। उसके लिए भी प्रोन स्लीपिंग के लिए भी पिलो आते हैं जिसमें आपका फेस पूरी तरह से पिलो के अंदर चला सेट हो जाए। ओके। सो अगर आप अगर कोई व्यक्ति नेक पेन या बैक पेन से पीड़ित नहीं है तो उसको किसी भी तकिए पर नींद आ जाए। हाँ, मैं पूछ रहा था कि बिना तकिए के भी सोया जा सकता है। अगर आप पेट के बल सोने के आदी हैं तो आप बिना तकिए के भी सो सकते हैं। अगर आपको नेक पेन की प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी पिलो पे सो जाओ, कोई इशू नहीं है। और अगर आप नेक पेन से जूझ रहे हैं तो फिर आपको इस तरह के पिलोज, दे आर फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑनलाइन ऑल्सो, बट यू शुड डिस्कस दिस विथ योर ऑर्थोपेडिशियन बिफोर जंपिंग ऑन टू एनी काइंड ऑफ पिलोज। ग्रेट, बहुत इन्फॉर्मेशन थी। मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, फिर बाद में जब बड़ी परेशानी फंसते तब डॉक्टर से पूछते हैं कि सर क्या करें। मिसअंडरस्टूड थिंग अबाउट ऑर्थोपेडिक्स आई वुड से, इसकी हमें इशू स्टार्ट होने के बाद में ऑर्थोपेडिक्स हम फ्रैक्चर होने के बाद हमें ऑर्थोपेडिशियन किया था जी। फ्रैक्चर होने के पहले हमें लगता ही नहीं कि हमें ऑर्थोपेडिशियन के बाद। राइट। फ्रैक्चर की प्रिवेंशन के बारे में सोचना जब हम चालू करेंगे तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। राइट। सो अर्ली नी आर्थराइटिस अगर शुरू हो चुका है, कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को अवॉइड करना है कम्प्लीटली? ओके। सो अगर आपको नी पेन स्टार्ट हो चुका है, अर्ली नी आर्थराइटिस से आप ग्रसित हैं जी, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको इंडियन टॉयलेट्स के ऊपर बैठना बंद करना पड़ेगा। इंडियन टॉयलेट जो है वो जो स्क्वाटिंग पोजीशन होती है, जो डीप स्क्वाट्स हम करते हैं, उस पोजीशन से जब हम ऊपर उठते हैं जी, तो हमारे नीज पर हमारी बॉडी वेट से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और अब जब जमीन पर बैठ करके कुछ और भी काम करते हैं, व्हेन यू हैव टू गेट अप, यू कांट गेट अप विद अ स्ट्रेट नी, राइट? सो जब भी हम उठते हैं तो हम पूरा बॉडी वेट 3 to 4 टाइम्स द बॉडी वेट हमारे नीज के ऊपर स्ट्रेस आता है, एंड स्लोली नी का वेयर एंड टेयर और बढ़ता है और नी पेन ठीक नहीं होता है जी। सो स्क्वाटिंग इज वन थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड। स्टॉप यूजिंग इंडियन टॉयलेट्स इफ यू आर हैविंग नी पेन। नंबर 2, हमारी अक्सर ये आदत होती है कि हमारे लिफ्ट होने के बावजूद भी हम स्टेयरकेस यूज करना हीरो बनते हैं क्या? हम सोचते हैं कि ठीक है स्टेयरकेस यूज करने से थोड़ा हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। गुड थॉट, इसमें गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको नी पेन है
तो नहीं तो कर फिर रहे हैं। आपको स्टेयरकेस अवॉइड करना चाहिए, लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम जब नॉर्मल चलते हैं आप और मैं आधा घंटा भी चलेंगे तो इजीली चल पाएंगे, ठीक है। बट अगर हम आधा घंटा सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द नीज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द मसल्स टू क्लाइंब स्टेयरकेस. राइट। Okay, so staircase climbing and squatting are two things which we do not recommend in knee patients. ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं नी को बचाने के लिए तो मैं दो चीज़ें रिकमेंड करूंगा. जी। एक है साइकिलिंग हाँ। एंड दूसरा है स्विमिंग. अच्छा। ये दो एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो नी पेन के पेशेंट्स के लिए वरदान है. उसका कारण ये है कि जब हम रनिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ट्रेडमिल करते हैं, या हम किसी एरोबिक्स में, जुम्बा में जाते हैं, तो हम जो इम्पैक्ट होता है हमारे नीज के ऊपर और हमारा जो बॉडी वेट है वो पूरी तरह से नीज पे आता है जी। और उससे नी का वेयर एंड टेयर और बढ़ता है. बट जब आप साइकिल पे बैठ करके साइकिल कर रहे हैं या आप तो swimming नी कर पर रहे हैं, उसका वो नहीं आपके बॉडी का वेट आपके नीज पर नहीं आ रहा है. नहीं है। आपकी बॉडी का वेट जो है वो किस पे जा रहा है? साइकिल पे जा रहा है. साइकिल पे एट द सेम टाइम आपकी मसल्स एक्टिव हैं, आपके नी जो है वो, आपके लिगामेंट्स, आपके सब टिश्यूज जो हैं वो वर्क कर रहे हैं. जी जी। आपको आपका हार्ट भी पंप कर रहा है, आपको मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट हो रहा है. तो इट हैज़ एडवांटेजेस इन द कार्डियोवैस्कुलर सेंस ऑल्सो. आपके डायबिटीज़ और जो थायराइड और आपकी एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स है उसमें भी फायदा मिलेगा और नी का पेन भी ठीक. ब्यूटीफुल। सेम इज विद स्विमिंग. स्विमिंग करते समय भी आपका वजन जो है वो पानी पर है, हाँ, आपके घुटनों आपके पर ऊपर नहीं है। सही बात है। तो ये दो एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं और ये दो आदतें जो हैं आपकी इनको वो ठीक नहीं है। बंद करें. राइट। मेरे पास कुछ मिथ्स हैं और मिथ्स और फैक्ट्स आपको क्लियर करने की, मिथ है या फैक्ट है, मैं वन बाय वन पूछता हूँ, आप इसको वन लाइन में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. ओके. सीमेंटेड रोड पर दौड़ने से घुटने खराब हो जाते हैं. करेक्ट. क्या खड़े होकर पानी पीना घुटनों के लिए खराब है? बिल्कुल भी नहीं. खड़े होकर के पानी पिए, खाली लेट करके पानी मत पीना क्योंकि वो आपके लंग्स में जा सकता है. खड़े होकर रोजाना बिल्कुल पानी पी सकते हैं. जी, रोजाना एक्सरसाइज करने वाले कभी भी इनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता. रोजाना एक्सरसाइज करना और मॉर्निंग वॉक करने से ऑस्टियोपोरोसिस में थोड़ा फायदा मिल सकता है, बट बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं कर सकता है. आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपके जेंडर पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन एन नंबर ऑफ फैक्टर्स. बट हाँ, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी दूसरे की अपेक्षा थोड़ी बेहतर होगी. राइट. स्क्वाट्स करना हर किसी के लिए सेफ है? हर किसी के लिए सेफ नहीं है. नी पेन के पेशेंट्स के लिए डीप स्क्वाट्स अच्छे नहीं है. हाँ. अगर नी पेन नहीं है आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं. स्क्वाटिंग इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द मसल्स. बट अगर नी पेन है तो थोड़ा अवॉइड करना है. ठीक है. फैशन ट्रेंड्स के चलते हाई हील्स पहनना कितना ठीक? बिल्कुल भी नहीं ठीक है. हाई हील्स पहनने से प्लांटर फेशाइटिस, रेट्रोकैल्कुलियन बर्साइटिस, फुट पेन्स, मेटाटार्सेल्जियाज, आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 इलनेसेस जो हाई हील पहनने से होती है. हाई हील्स बिल्कुल यूज़ ना करें. जब हील्स वॉबली होती हैं उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी नी के ऊपर आता है और नी भी डिजेनरेट होता है. हील्स मत पहनें. प्लेटफॉर्म पहन सकते हैं आप. राइट. स्टैंडिंग डेस्क ट्रेंड है या रियल हेल्प है? स्टैंडिंग डेस्क इज़ वेरी गुड. अगर आप अपने डेस्क को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप कुछ देर बैठकर काम कर लें, कुछ देर खड़े होकर के काम कर लें, तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. ग्रेट. थैंक यू वेरी मच सर. इतनी सारी कमाल की बातें आज आपने शेयर करी हमारे साथ में. आई एम श्योर जिस हड्डी को हम लोग ऐसे ही नॉर्मल समझते थे, आज आपने उसके वरदान और उसकी इम्पोर्टेंस को हम लोगों के सामने पेश किया और बहुत खूबसूरती से किया. तो बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए, सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स.